Winners डिजीज। आप सभी का वापस में स्वागत करता हूँ। विनर्स डिजीज डियर, मैंने अभी जब अपना ब्रेक था उस टाइम कि जितना इम्पोर्टेंस मैंने डिजीज पे दिया था उससे कहीं गुना ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट पे। फिर चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन हो, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो, या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन, वो मैंने टाइम इसलिए दिया था कि जब आप आगे की डिजीजेस पढ़े हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, और बाकी तो ठीक ही है, डिजीज है उसको अपन ने कंप्लीट किया ही है। ठीक है, लेटर ऑन अपनी जो नेक्स्ट डिजीज है दिस इज द मीनस डिजीज। सर, ये जो मीनस डिजीज है ये इनर ईयर डिसऑर्डर है। इनर ईयर डिसऑर्डर है। इसी मीनस डिजीज को अपन बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम आल्सो नोन एज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, आल्सो नोन एज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। किसका डिसइक्विलिब्रियम होता है? तो सर, कल अपन ने जब इनर ईयर पढ़ा था उस टाइम अपन ने देखा था, इनर ईयर पढ़ते टाइम अपन ने देखा था कि साइड तक आपके इनर ईयर में जो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है, जो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है वो दोनों दोनों फ्लूइड पढ़े थे। याद कीजिएगा कल का क्लास, या याद कीजिएगा आपका इनर ईयर का क्लास, जब अपन ने पढ़ा था कि जो सबसे बाहर का पार्ट है, इस वाले पार्ट को जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है, इस वाले पार्ट को अपन ने बोला था कि ये तो आपका बोनी लेब्रियंथ है, और जहाँ मेरा अब मार्कर घूम रहा है ये आपका क्या है? ये आपका है मेम्ब्रेनियस लेब्रियंथ। सर, इस जगह बाहर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट था, बाहर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट था, इस फ्लूइड को अपन ने क्या बोला था? सर, इस फ्लूइड को अपन ने बोला था पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ। और अंदर की तरफ जो फ्लूइड था उस फ्लूइड को अपन ने क्या बोला था? एंडोलिम्फ। मीनर्स डिजीज के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि जो एंडोलिम्फ है, इस एंडोलिम्फ का जो लेवल है वो बढ़ता है, यानी कि मैं इस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम को बोल सकता हूँ इंक्रीज लेवल ऑफ एंडोलिम्फ। किसका लेवल बढ़ता है? इंक्रीज लेवल ऑफ एंडोलिम्फ, जिसके अंदर आपके एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ता है, और एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ने के साथ में ही इसी डिजीज को मैं बोल रहा हूँ आपका मीनर्स डिजीज। सर, क्या कारण है मीनर्स डिजीज के? क्या कॉजेज हैं? तो सर, यदि मैं कॉजेज की बात करूं तो मीनर्स डिजीज का जो कॉज है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये आपका इडियोपैथिक है। आइडियोपैथिक है, नहीं पता एग्जैक्टली किस वजह से होता है, लेकिन सर इसका मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक है। दूसरा, यदि मैं बात करूं कि और किन किन वजहों से ये हो सकता है, या फिर क्या क्या अपन और कारण है जिसको अपन डिस्कस करते हैं, तो सर ये कंजेनाइटल हो सकता है। सॉरी, दिस इज नॉट ए कंजेनाइटल डिजीज, है जेनेटिक। यदि किसी इंडिविजुअल के अंदर मदर और फादर में से किसी को यदि आपका मीनस डिजीज है तो उसकी ऑफ स्पेयरिंग में मीनस डिजीज हो सकता है। हेरिडेटरी है, आपका जेनेटिकली ये ट्रांसमिटेड होता है। तीसरा, यदि मैं बात करूं तो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, किसका इन्फेक्शन? इनर ईयर का इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं इनर ईयर इन्फेक्शन को? सर, लेब्रियंटाइटिस। डिस्कस किया था अभी अभी अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डियर, कि जिस जगह इन्फेक्शन होता है उस जगह पे आपका एक्जुडेशन फॉर्म होता है। और एक्जुडेशन क्या होता है? सर, एक्जुडेशन इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। एक्जुडेशन इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, यानी कि उस जगह पर आपका क्या होगा सर? एक्जुडेशन या फ्लूइड कलेक्शन होना स्टार्ट होगा। देखिएगा, सपोज कीजिएगा ये जो इनर ईयर है इसमें पहले से ही आपका फ्लूइड पड़ा है, और यदि यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ पे आपका जो फ्लूइड है वो और ज्यादा कलेक्ट होना स्टार्ट होगा, और ज्यादा कलेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो और ज्यादा कलेक्ट होने से क्या होगा? और ज्यादा कलेक्ट होने से आपका जो मीनस डिजीज है वो बढ़ सकता है। सर, अगला मैं बोल रहा हूँ कि और इसका क्या कारण है, तो कुछ एक कंडीशन है, कुछ एक बुक्स है वो ये बोलती है इंक्रीज सोडियम लेवल, यानी कि हाइपर नेट्रेमिया।
यानी कि ब्लड के अंदर जब सोडियम का लेवल बढ़ता है, सोडियम का जब लेवल बढ़ता है, यानी कि सोडियम का जब लेवल बढ़ता है, तो इस लेवल बढ़ने की वजह से आपका पेशेंट है, उस पेशेंट को मीनस डिजीज हो सकता है या हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। उसका क्या कारण है, देखिएगा, सुनिएगा, समझिए। सर, मैंने अभी अभी बोला है कि यार यहाँ पर आपका फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को आपने क्या बोला है, एंडोलिम। क्या बोला है, एंडोलिम। सर, दूसरी चीज मैं बोलता हूँ, यदि इस फ्लूइड के अंदर आपका सोडियम का लेवल बढ़ गया, सोडियम का लेवल बढ़ गया, तो मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे जैसे ही सोडियम का लेवल बढ़ेगा, तो सोडियम का लेवल बढ़ते ही यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। सोडियम लेवल बढ़ने, हाइपरनेट्रीमिया की वजह से क्या होगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जहाँ बढ़ती है वहाँ ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल लगता है। ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल कहता है शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और हाई कंसंट्रेशन किधर है, जहाँ पर आपका सोडियम बढ़ा हुआ है। और जब सोडियम बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर जो फ्लूइड का लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा कि सर, आपका जो मीनस डिजीज है उसका क्या क्या कारण है। तो सर, सबसे पहला कारण है वो इडियोपैथिक है, किसी को नहीं पता क्यों होता है। दूसरा, ये जेनेटिक हो सकता है, मदर फादर से ऑफिस करिंग में आ सकता है। तीसरा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के साथ में मैंने इसको आपको दिया है कि यार, जब आपका इन्फेक्शन होता है तो वहाँ एक्जुडेशन, और एक्जुडेशन के बाद फ्लूइड कलेक्शन। अगला जो मैंने बोला वो इंक्रीज सोडियम लेवल। कैसा सोडियम लेवल, सर, सोडियम बनने से आपका एंडोलिन पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और हाइपर कंसंट्रेशन होने की वजह से ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल लगेगा। और ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल कहता है द फ्लूइड इज शिफ्टिंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और जैसे हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जाएगा तो एंडोलिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। और जैसे एंडोलिन का लेवल बढ़ेगा तो आपका पेशेंट है वो एक डिजीज की ओर जाएगा। और उस डिजीज को मैं क्या बोलता हूँ, सर, उस डिजीज को मैं बोलता हूँ वीनर्स डिजीज। ये जो पेशेंट है जिसमें ये सर्टेन कारण की वजह से ये जो पर्टिकुलर एक डिजीज क्रिएट हुआ है, इस डिजीज के क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, सर, इस डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो बहुत ही क्लासिकल वाले साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे, सर, इसको मैं ट्राइड्स के अंदर देखता हूँ। इसको बोलते हैं अपन मीनर्स ट्राइड। मीनर्स ट्राइड, इसको बोलते हैं अपन मीनर्स ट्राइड। क्या मीनर्स ट्राइड है, मीनर्स ट्राइड्स। क्या मीनर्स ट्राइड है, सर, सबसे पहला टिनाइटस, दूसरा वर्टाइगो, और तीसरा तीसरा वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी कि ये जो पेशेंट है जिसको क्या होगा, सर, टनाइटस होगा। क्या होगा इसको, टनाइटस होगा, वर्टाइगो होगा, और वॉमिटिंग होगा। क्यों टनाइटस, वर्टाइगो और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, तो सर यहीं से देखिएगा, यहीं से आप सोच लीजिएगा कि जब एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ा है तो ये एंडोलिम्फ का लेवल जो कि यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के बीच में, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के बीच में आपका जो सामंजस्य था, वो इक्विलिब्रियम जो था वो डिसइक्विलिब्रियम हुआ है। इसीलिए मैंने इसको डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम बोला है। और जैसे ही आपका डिसइक्विलिब्रियम होगा तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यहीं जस्ट पास में आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, क्या वो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो स्टिमुलेट होगी। और जब सेमी सर्कुलर कैनाल स्टिमुलेट होता है तो पिछले वाली बीमारी में तो अपन ने पढ़ा था कि जब सेमी सर्कुलर कैनाल के ऊपर स्टिमुलेशन आता है तो वहां पे आपका वर्टाइगो होता है, चक्कर आता है। क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या था, सर, सेमी सर्कुलर कैनाल का काम था बॉडी का बैलेंस बनाना, पोस्चर बनाना। ये बैलेंस और पोस्चर नहीं बना पा रहा है। और जब बैलेंस एंड पोस्चर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सर, इस पेशेंट को क्या आएगा, इस पेशेंट को चक्कर आएगा। ये तो आ गया सेमी सर्कुलर कैनाल की तरफ की बात। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि जब ये आपका इसमें कोक्लिया के अंदर जब पेरिलिम्फ का लेवल बढ़ेगा तो कोक्लिया के अंदर क्या है आपका, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई, सुनने का काम। अरे, जब बैलेंस बनाने वाली नाड़ू ढंग से काम नहीं कर रही तो सुनने वाली नाड़ू कैसे ढंग से काम करेगी भाई। ये जब नाड़ू काम नहीं करती तो इसकी वजह से क्या आएगा, सर, इसकी वजह से टेनाइटिस आएगा। दूसरा, जब आपकी कोक्लियर नर्व से आपके जो
है वो सेंसेशन है, अबनॉर्मल सेंसेशन आगे की तरफ ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। जब आपके सेमी सर्कुलर कैनाल से वेस्टिबुल नर्व के जो सेंसेशन है वो आगे की तरफ ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, कंटिन्यूसली अबनॉर्मल ट्रांसमिशन जा रहा है। तो मैंने बोला है जब कभी भी कोई अबनॉर्मल ट्रांसमिशन ब्रेन में जाता है तो उसकी वजह से सीटीजेड स्टिमुलेट होता है, कीमो ट्राइगर जोन स्टिमुलेट होता है, और इसकी वजह से होता है वॉमिटिंग। इसकी वजह से क्या होता है? वॉमिटिंग। तो इन्हीं तीनों चीजों से मैंने डिफाइन किया कि सर ये जो पेशेंट है इसको मिनस ट्राइएड देखने को मिलेगा, और मिनस ट्राइएड ये इसके क्लासिकल साइन है, क्लासिकल साइन है कि ये तो पेशेंट में होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। मीनस डिजीज है इसका मतलब उस पेशेंट में ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? वर्टाइगो, और क्या? टेनाइटिस, और क्या? वॉमिटिंग मिलेगा, वर्टाइगो मिलेगा, और क्या मिलेगा मेरे भाई? टेनाइटिस देखने को मिलेगा। सर और साथ में क्या हो सकता है? तो सर और साथ में हियरिंग लॉस होगा। और किस टाइप का हियरिंग लॉस होगा? तो सर देखिएगा, अभी तक जो अपन ने बात की थी वो की थी मिडल ईयर तक, और मिडल ईयर तक या मिडल ईयर तक अपना जो हियरिंग होता है वो किस टाइप का हियरिंग होता है? कंडक्टिव हियरिंग। और मिडल ईयर के बाद में आ जाता है आपका इनर ईयर, यानी कि नर्व वाला पार्ट। और नर्व वाले पार्ट में जब कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह से होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कौन सा हियरिंग लॉस होता है? तो सर इस पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा। और कौन सा हियरिंग लॉस होगा? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। किस टाइप का हियरिंग लॉस होगा? सर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा तो इस पेशेंट को हियरिंग इम्पेयरमेंट आएगा। सर अगला ये जो पेशेंट है वो क्या हो सकता है? तो सर ये जो पेशेंट है इस पेशेंट में हेडेक हो सकता है। ठीक है, इस पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, हियरिंग लॉस और टिनाइटिस के साथ में ये जो पेशेंट है वो आपके सामने आएगा। सर इस पेशेंट के अंदर अपन ये जो पेशेंट है इस पेशेंट को कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर मीनस डिजीज है? क्या इसका डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन है? तो सर डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन के अंदर यदि मैं बोलूँ तो मैं क्लियर से बोलता हूँ, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सर आप इस पेशेंट का हिस्ट्री लो तो ये पेशेंट बोलेगा कि मेरे कानों में जोर जोर से घंटियां बज रही है। ये पेशेंट बोलेगा कि मेरे कानों में जोर जोर से घंटियां बज रही है, यानी कि इसको टेनाइटिस हो रहा है। ये पेशेंट बोलेगा कि सर मेरे को घंटियों के साथ में चक्कर आ रहे हैं, यानी कि वर्टाइगो हो रहा है। और वर्टाइगो के साथ में वॉमिटिंग भी हो रहा है मेरे को। जब ये पेशेंट एक साथ आपको ये तीनों चीजें बोल रहा है, आपको हिस्ट्री दे रहा है टिनाइटिस की, आपको हिस्ट्री दे रहा है वॉमिटिंग की, आपको हिस्ट्री दे रहा है आपको वर्टाइगो की, तो सर यही तीनों तो इसके क्लासिकल साइन थे, जिससे मेरे को ये पता चलता है कि ये क्या आपका मीनस डिजीज है। सर फिजिकल एग्जामिनेशन ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता, क्योंकि मैं कुछ भी एंडोस्कोप डाल के इनर ईयर को नहीं देख सकता, क्योंकि इनर ईयर बहुत अंदर की तरफ होता है जहाँ तक आपका एंडोस्कोप जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, पाल्पेशन और रस्कल्टेशन पे यहाँ कुछ आएगा नहीं आपका। तो सर हिस्ट्री के थ्रू मैंने अप्रोच मारा है। अगला क्या डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन करूंगा मैं? रेडियोलॉजिकल। और रेडियो का लेवल बढ़ा हुआ है, और इस एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ने की वजह से जो डिजीज कंडीशन अराइज हुई है इसी को अपन क्या बोलते हैं? मीनस डिजीज। सर क्या मैनेजमेंट है इस डिजीज का? क्या मैनेजमेंट है? वो चीज सामने आएगी, और जब आप उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो वो जो चीज है वो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उसकी तरफ अटेंसिव है। सर इस टाइम अपने को क्या करना है? पेशेंट को इंश्योर करना है, पेशेंट का एंजाइटी लेवल है उसको कम करना है। एंजियोलाइटिक मेडिकेशन दो आप इसको, जो कि एंजाइटी को कम करे। इसको वॉमिटिंग कम करने के लिए दवाइयां दीजिएगा। ठीक है सर, आप इसको ऑनडेनस्टोन दो, आप इसको ऑनडेनस्टोन दो। आप एक काम कीजिएगा, इस पेशेंट को लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट दो। इसके जो डाइट है उसमें पेशेंट है जिसके अंदर यदि आप सर अगला क्या मैनेजमेंट कर सकता हूं मैं इसका? सर अगला जो मैनेजमेंट है वो ये है
कि यदि मीनस डिजीज जो है वो बार बार हो रही है, रिकरेंट हो रही है, तो रिकरेंट होने पे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। और क्या सर्जिकल मैनेजमेंट होता है कि सर जो आपका इनर ईयर है उसको इनर ईयर को हटाना पड़ता है, जिस सर्जरी को अपन बोलते हैं लेब्रियंटेक्टमी। लेब्रियंटेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के हिसाब से। और वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा। आप इस पेशेंट को फिजियोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए। जब एंजाइटी लेवल कम होगा तो सर पेशेंट को अच्छा फील होगा, उसका एंजाइटी कम होगा तो उसका जो डिजीज है वो धीरे 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 ठीक होने की तरफ अग्रसर होगा। तो सर ये एक छोटा सा डिजीज था इनर ईयर का, जिसको अपन ने बोला था क्या, मीनस डिजीज। अब एक लास्ट डिजीज बचता है आपके ईएनटी का, वो है आपका हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस और हियरिंग लॉस का मतलब होता है इम्पेयरमेंट इन इम्पेयरमेंट इन जो है वो आपका हियरिंग लॉस, इम्पेयरमेंट इन सेंस ऑफ हियरिंग, इम्पेयरमेंट इन सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि जो आपका हियरिंग सेंस है उसमें इम्पेयरमेंट होना, कैसा, पार्शियली और कंप्लीट। यानी कि हियरिंग लॉस का क्या मीनिंग है सर, इम्पेयरमेंट इन द सेंस ऑफ हियरिंग, जो आपका सेंस ऑफ हियरिंग है उसके अंदर क्या होना, इम्पेयरमेंट होना। किस टाइप का इम्पेयरमेंट, पार्शियली, हल्का सा हो सकता है, या कंप्लीट। अरे जिसको कम सुनाई देता है एक तो वो होता है, एक बहरा होता है। जिसको कम सुनाई दे रहा है वो पार्शियली इम्पेयरमेंट है, जिसको कंप्लीट नहीं सुनाई दे रहा है वो बहरा है, जिसको डेफ बोलते हैं अपन। सर पार्शियली एंड कंप्लीट। सर अगले यदि मैं बोलूं तो ये जो आपका हियरिंग लॉस है कितने टाइप का होता है सर, 2 टाइप। कौन कौन सा, पहला कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और दूसरा कौन सा है सर, दूसरा जो हियरिंग लॉस होता है वो होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पहला कौन सा है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा कौन सा है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यार सर अपन ने कल से लेके अभी तक अपन एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका ईयर है इस ईयर में यदि कोई ऐसी डिजीज है जो कि मिडल ईयर तक है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, एक्सटर्नल और ईयर और मिडल ईयर तक की कोई डिजीज है, तो वो सारी की सारी डिजीज है कंडीशन क्रिएट करेगी, उसको अपन ने क्या बोला था, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और यदि किसी बंदे के अंदर आपका हियरिंग लॉस या कोई डिजीज है वो प्रेजेंट है आपकी बियॉन्ड टू मिडल ईयर, यानी कि इधर की तरफ इनर ईयर में, वो कौन सा डिजीज कंडीशन लीड करेगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सर इधर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कॉज क्या क्या हो सकता है, तो सर कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस CHL, कॉज ऑफ CHL सर हो सकता है ईयरवैक्स, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है हियरिंग लॉस का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना इसको, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस। क्योंकि सर देखो बात करें अपन हियरिंग लॉस का, तो हियरिंग लॉस सीधा लिखा जाए तो सबसे ज्यादा जो टाइप का हियरिंग लॉस होता है वो था कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बहुत कम देखने को मिलता है, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में भी तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कारण है वो है ईयर वैक्स डिपोजिशन। ईयर वैक्स यदि डिपोजिट हो जाए
तो उसकी वजह से जो हियरिंग लॉस होता है वो कौन सा हियरिंग लॉस होता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और किस टाइप का हियरिंग लॉस है ये सर? ये क्या है? तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? हियरिंग लॉस का। दोनों याद रखना, दोनों चीजें। यदि सीधा एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ईयरवैक्स डिपोजिशन। अगला लिखा आ जाए एग्जाम में, सर हियरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यदि आपका एग्जामिनर उसको डिफाइन नहीं करे कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी हियरिंग लॉस में, सीधा लिख दे कि हियरिंग लॉस का क्या कॉज है, तो सर वो भी ईयरवैक्स ही जाएगा। क्योंकि हियरिंग लॉस है वो सबसे ज्यादा टाइप का हियरिंग लॉस है वो देखा जाता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में भी आपका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ईयरवैक्स डिपोजिशन। और क्या कॉज हो सकता है सर? ओटाइटिस एक्सटर्ना। और क्या हो सकता है आपका? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। और क्या हो सकता है सर? ओटो स्क्लेरोसिस। यानी कि जो आपकी ऑडिटरी बोन है, जो आपकी ईयर की जो बोन है, इन बोन के अंदर स्टिफनेस आना, ये आपका क्या कहलाता है? आपका ओटोस्क्लेरोसिस। सर अगला देखते हैं, कॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का क्या कॉज है? तो सर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का जो कॉज है वो होता है आपका, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का जो कॉज होता है वो होता है आपका सबसे पहला मीनर्स डिजीज। मीनर्स डिजीज। मीनर्स डिजीज। सर दूसरा जो कॉज है वो होता है आपका इडियोपैथिक। यानी कि याद करो कल वाली वो क्लास, वो डैमेज हो गया हो, तो डैमेज होने से क्या हुआ? नर्व डैमेज हुआ है। और जब नर्व डैमेज होगा तो कौन सा हियरिंग लॉस होगा? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। सर क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में जिसको हियरिंग लॉस है? क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो सर साइन एंड सिम्टम से वो देखने को मिलेंगे हमेशा और हमेशा कि जिसको कम सुनाई देता है। तो सर इसके कुछ एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो ये सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो ये होता है सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल यानी कि ये जो बंदा है वो अपने आप को सोसाइटी से धीरे धीरे विड्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हो जिसको कम सुनाई देता है, वो अपनी खुद की इमेज का भी तो ध्यान रखता है यार। यदि आप किसी बंदे को बार बार चिढ़ोगे तेरे को कम सुनाई देता है, तेरे को कम सुनाई देता है, तो तेरे पास आपके पास आएगा क्या? वो पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेगा कि यार इन लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है। अटेंशन टुवर्ड स्पीकर। स्पीकर यानी कि जिस बंदे को कम सुनाई देता है वो हमेशा और हमेशा जिस साइड से आवाज आ रही है उस साइड ज्यादा गौर करके सुनता है ताकि उसको सुनाई दे दे। अटेंशन टुवर्ड स्पीकर, जिस टाइप से आवाज, जिस तरफ से आवाज आ रही है उस तरफ वो ज्यादा गौर करके सुनना स्टार्ट करता है। अगला यदि मैं इसका बोलूं, अगला मैं इसका बोलूं तो रॉन्ग आंसरिंग। रॉन्ग आंसरिंग यानी कि वो गलत उत्तर देना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो चाहता है कि लोगों को पता नहीं चले कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है। आप उसको पूछो आपका नाम क्या है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो अभी जीएनएम किया है। आप उसको पूछो आपने जीएनएम कब किया है, तो वो बोलेगा नहीं मैं तो 2 साल से है वो नोट तैयारी कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो सर ये वाला जो है रॉन्ग आंसरिंग करना स्टार्ट करेगा। और क्या कर सकता है ये बंदा कि इसके अंदर